गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, प्रोफेसर इन फार्मेसी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्टोलॉजी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिक्स। एक्चुअलिटी में पोस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं दोस्तों? पोस्टोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं ड्रग के अमाउंट की। ये जो ड्रग का अमाउंट है जो पेशेंट को दिया जाना है, किस अमाउंट के अंदर कौन सी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ड्रग दी जाती है, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। आप देखते हैं कि बच्चों की जो बॉडी है उनका साइज छोटा है, वेट के अंदर वो कम होते हैं। या हम बात करें जीरियाटिक पॉपुलेशन, जीरियाटिक पॉपुलेशन का मतलब ओल्ड एज जो पर्सन्स होते हैं उनके बॉडी के जो सिस्टम है वो वीक हो जाते हैं एज के साथ साथ। तो क्या उनको उतने ही अमाउंट के अंदर ड्रग दी जाती है जितना हम एक अडल्ट पर्सन को देते हैं? या फिर आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बच्चे को लेके, तो डॉक्टर कहता है कि हाफ टेबलेट देनी है। वो हाफ टेबलेट देने के लिए कहता है, ऐसा क्यों कह रहा है? इसका रीज़न हमें कहाँ मिलेगा? पोस्टोलॉजी के अंदर मिलेगा। पोस्टोलॉजी के अंदर हम दोस्तों क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी ड्रग है, जो हमारी ड्रग है वो किस अमाउंट के अंदर हम बॉडी के अंदर इंड्यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों फिर पोस्टोलॉजी की। पोस्टोलॉजी के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, पोस्टोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? एक ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे। जिसके अंदर हमें क्या बात करनी है, ये जो पोस्टोलॉजी है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है पोजस, पोजस का मतलब हाउ मच, कितना अमाउंट हम ड्रग का डिलीवर करेंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर, और लोगस का मतलब है साइंस। यानी कि पोस्टोलॉजी डायरेक्टली इंडिकेट करती है डिटर्मिनेशन ऑफ एपीआई, या आप मेडिकामेंट कह दीजिए या ड्रग कह दीजिए, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जाने वाली है पर्टिकुलर डिजायर्ड इफेक्ट के लिए। तो पोस्टोलॉजी के अंदर हम डोज डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और डोज का मतलब क्या है? डोज का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव अमाउंट, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, इंसर्ट होने वाला है डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो हम बात करें, पोस्टोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज क्वांटिटी ऑफ ड्रग which can be administered to a patient to get the desirable फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दोस्तों, वो अमाउंट इतना होना चाहिए कि उससे पेशेंट की बॉडी के अंदर हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिले। ये इफेक्ट ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है। अगर कम अमाउंट के अंदर ड्रग जाती है तो उसका इफेक्ट आना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर उसका इफेक्ट 40% आता है, 50% आता है, तो वो ट्रीटमेंट हमारे लिए काम का नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है, ड्रग का अमाउंट हमेशा कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और उससे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचना चाहिए। यानी कि जिस पर ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको लेना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा हो, हम कंफर्ट जोन के अंदर आए, इसीलिए इस ड्रग को हम ले रहे हैं। कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल हो, उसका डोज डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिटरमाइन करता है। वो फैक्टर कौन से हैं, एक एक करके हम यहां पर सब देखेंगे। जैसे कि हम बात करें मेल और फीमेल की, तो फीमेल को ड्रग का अमाउंट उतना ही चाहिए क्या जितना मेल को चाहिए। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, चाइल्ड की पॉपुलेशन है, उसको अमाउंट कितना चाहिए, कम है तो क्यों चाहिए, और ये कैलकुलेशन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। फिर कई बार कंडीशन ऐसी आती है अडल्ट पर्सन के अंदर भी, उसको ए नंबर ऑफ डिजीज है। अब हम कोई ड्रग उसको दे रहे हैं तो उस ड्रग का इफेक्ट उस दूसरी डिजीज की जो ड्रग ले रहा है उसके साथ एक्यूमुलेट ना हो जाए, एक्यूमुलेट होकर कोई नया इफेक्ट नहीं आ जाए, या फिर जो ड्रग हमने दी है उसका इफेक्ट अपने आप नहीं बढ़ जाए दूसरी ड्रग के साथ कोरिलेट करके। कहने का मतलब, हमारे पास अगर दो सब्सटेंसेज हैं, ए हमारी बॉडी के अंदर पहले से है, बी हम नई ड्रग अगर कोई दे रहे हैं, इसका इफेक्ट ए के साथ मिलकर क्या हो सकता है दोस्तों? एग्रेसिव भी हो सकता है। इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है? और हो सकता है कि हमने बी ड्रग दी है, ए की प्रेजेंस के अंदर वो काम ही ना करे, हमको इफेक्ट आए भी नहीं। तो ये सब चीजें हम किसके अंदर डील करेंगे? पोस्टोलॉजी के अंदर हम ये डील करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डोजेज, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ड्रग की डोज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता ही दिया दोस्तों, डोज क्या है? क्वांटिटेटिव अमाउंट है जो हमें डिसाइड करना है, और ये डिसाइड करने के अलग अलग फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों एज।
एज क्या फैक्टर होता है। अब सबसे पहले हम एज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू बोर्न इन्फेंट्स की, या हम बात करेंगे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की। पीडियाट्रिक का मतलब यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, चाइल्ड की, जो हमारे पास बच्चे हैं। अब बच्चों की उम्र 12 साल तक है तो उसके लिए क्या कंसीडरेशन है, कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फॉर्मूले दिए हैं, एक एक करके हम उनकी बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, बच्चे का जब जन्म हुआ है, इन्फेंट्स की अगर हम बात कर लें तो बेटा उसके अंदर तो अभी सारे के सारे सिस्टम ऑर्गन डेवलपिंग स्टेज में हैं, वो डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे हम बात करें डोज का, दो बेसिक ऑर्गन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। एक तो होता है दोस्तों लीवर और दूसरा है दोस्तों किडनी। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, किडनी का बहुत बड़ा रोल है। जो ड्रग के कंटेंट है उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में, यानी कि जो ड्रग हमने ली है, एडमिनिस्टर्ड की है, उस ड्रग के कंटेंट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आने के बाद उसको शरीर से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, किडनी का है। सेकेंड थिंग, हमने जो ड्रग कंटेंट लिया है, एपीआई लिया है, उसका डाइजेशन, उसको डिटॉक्सिफाई, वो एक मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है, टॉक्सिसिटी जनरेट करेगा, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कौन करेगा, लीवर करेगा। कौन करेगा, लीवर करेगा। ये दो ऑर्गन है जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है ड्रग कैंडिडेट के एडमिनिस्टर्ड होने के बाद। अब हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है, यानी कि हमें कोई ऐसे रटना नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है। भाई जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, क्या उनके अंदर किडनी पूरी तरह से डेवलप है या लीवर पूरी तरह से डेवलप है, नहीं। वो अभी किस स्टेज के अंदर है, इमैच्योर स्टेज के अंदर है। इमेच्योर स्टेज के अंदर कौन है, हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक वर्ड्स आते ही आप इसको किससे कोरिलेट करेंगे, लीवर से, और रीनल आते ही आप इसको किससे कोरिलेट करेंगे, किडनी से कोरिलेट करेंगे। ये इमेच्योर स्टेज के अंदर होते हैं, यानी कि जो ड्रग हम न्यू बोर्न बेबी को दे रहे हैं या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को देते हैं, उसका अमाउंट नेचुरल है, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि वो ड्रग डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा लीवर, और उसका एलिमिनेशन भी किडनी नहीं कर पाएगी। यानी कि वो ड्रग का अमाउंट जो इसके अंदर है काफी देर तक उसकी बॉडी में रहने वाला है, यानी कि टॉक्सिसिटी इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए हमें बहुत केयरफुली ड्रग का अमाउंट डिटरमाइन करते हुए पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस के अंदर उसको एडमिनिस्टर्ड करना चाहिए। सेम अगर इसका हम उल्टा कर दें, मैं किसकी बात करूं अब, एल्डरी पेशेंट्स की बात करूं या जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस की बात करूं। जीरियाट्रिक का मतलब क्या है दोस्तों, ओल्ड पर्सन्स की बात करता हूं। अब देखो ओल्ड पर्सन के अंदर ये डेवलप तो पूरे हैं, लीवर भी पूरा डेवलप हो गया है, किडनी भी पूरी डेवलप हो गई है, लेकिन इनके अंदर क्या आने लग गया है, वीकनेस आने लग गई है। क्या आने लग गई है, वीकनेस आने लग गई है। ये अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम यहां पर नहीं करते हैं। हमें इस चीज को दिमाग में रखना है कि हम, जैसे आप नॉर्मली सोचिए, एक जो 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन है या 80 ईयर ओल्ड पर्सन है, क्या उसकी बॉडी का वेट उतना ही है जितना कभी वो 35 या 40 ईयर्स की एज में होता था? नहीं दोस्तों। किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसे आप नेफ्रॉन कहते हैं, वो 40 साल के बाद हर 10 साल के अंदर 10% क्या होने लग जाती हैं, कम होने लग जाते हैं। कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या माइंड के अंदर रखना है, इन लीवर और किडनी है, ये एजिंग के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वीक होने लगते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ये काम नहीं करते हैं। जब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे तो अगर हमने जो ड्रग दी है वो बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक क्या रहेगी, एक्यूमुलेट रहेगी, यानी कि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी, और एक्यूमुलेट रहेगी तो फिर क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी जनरेट हो सकती है, यानी कि ड्रग की क्लियरेंस, बॉडी का जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें से ड्रग निकलने में टाइम लगता है। तो इसी कारण से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहां पे भी ड्रग का डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। एक बात आप अपने दिमाग में क्लियर समझ रहे हैं कि चाहे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन हो चाहे जीरियाट्रिक पॉपुलेशन हो, इन दोनों पॉपुलेशन को ड्रग का जो अमाउंट है अडल्ट से हमें कम ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो डेवलप ही नहीं हुए हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज में है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, और जबकि जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं कि डेवलप हो गए थे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई है, घट गई है। तो दोस्तों ये कुछ एज के फैक्टर हैं, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले दिए गए हैं। वो फॉर्मूले क्या है, एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यंग रूल की। किसकी बात करेंगे, यंग रूल की बात करेंगे। आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, यंग रूल जो
डोज का फॉर्मूला है, डोज डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला किस बेस पर दिया गया है, एज के बेस पर दिया गया है, सेक्स के बेस पर दिया गया है, या वेट के लिए दिया गया है। तो आप बिल्कुल बोल देंगे एज से रिलेटेड फॉर्मूला है, यानी कि एज डिटर्मिनेशन के बेस पर यह फॉर्मूला दिया गया है। जो यंग रूल है वो क्या कहता है, डोज हम चाइल्ड की कैसे बताएंगे, जो अडल्ट डोज है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे एज अपॉन एज प्लस 12 से। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, ये मेरे पास क्या है, पैरासीटामोल है। यहां पे हम बात करें पैरासीटामोल की, जो मेरे पास अडल्ट डोज है वो कितनी है, 500 mg है। कितनी है, 500 mg है। अब इसको मेरे को कैलकुलेट करना है, मैं चाइल्ड के लिए कितनी दे सकता हूं, तो मैं कैसे दूंगा दोस्तों, अडल्ट डोज कितनी है, 500 है। फिर मैंने बात की एज, मान लिया मैंने एक ऐसा अडल्ट है जिसकी एज कितनी है, 8 ईयर है। कितनी है, 8 ईयर है, उसके लिए डिसाइड करना है। तो यहां पर मेरे पास क्या है दोस्तों, एज 8 है और अपॉन में एज 8 प्लस 12, ये मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, एक कैलकुलेशन पार्ट्स आएगा। यहां से मैं उसकी क्या निकाल सकता हूं, डोज निकाल सकता हूं। तो देखिए दोस्तों क्या डोज निकलती है मेरे पास, तो यहां से मेरे पास दोस्तों डोज निकलती है 250 mg। कितनी निकलती है दोस्तों, 250 mg। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको आएगी, इजीली आएगी। तो यहां से हम यंग फॉर्मूला से हमें क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हमें 8 साल के बच्चे को पैरासीटामोल की टेबलेट देनी है तो कितनी देनी पड़ेगी, 250 मिलीग्राम देनी पड़ेगी, यानी कि हाफ टेबलेट देनी पड़ेगी। हाफ टेबलेट मैंने मर्जी से नहीं निकाली, यंग फॉर्मूले के रूल से निकाली है, यंग का जो रूल है उस फॉर्मूले से निकाली है। देखिए अडल्ट डोज मैंने 500 रख दी और एज बच्चे की मैंने 8 साल रख दी, अपॉन एज के अंदर प्लस 12 को ऐड किया है और ये मेरे पास क्या बना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा 16 की जगह हम अगर बात करें 20 आता है, 8 प्लस 20, तो यहाँ पर हम इसको 20 कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग मिस्टेक है ये, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सही करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, 8/20। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास 200 mg आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 200 mg आएगा। कहने का मतलब कैलकुलेशन है दोस्तों। ये देखिए अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एज कितनी बताई मैंने, 8 बताइए, 8 प्लस 12 तो कितना हो गया, 12 और 8 20 हो गया। जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 200 mg आ रहा है। अगेन यहां पर हम 8 साल के बच्चे को पैरासीटामोल की कितनी टेबलेट देने वाले हैं, 200 mg देने वाले हैं। यहां पर कैलकुलेटिव पार्ट्स हमें यहां पे ध्यान से करना है। तो यहां से हम हर पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस की डोज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको बात ये याद रखनी है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, यंग फॉर्मूला की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन यही है कि जो 12 साल तक के बच्चे हैं उसकी डोज डिटर्मिनेशन हम इससे कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर है तो हम उसकी डिटर्मिनेशन डोज नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहली बात ये याद रखनी है यंग रूल के अंदर कि ये एज पर बेस्ड फॉर्मूला है। दूसरी बात ये याद रखनी है इसकी लिमिटेशन, 12 इयर्स के बच्चे तक की डोज कैलकुलेशन हम यंग रूल से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं काउलिंग रूल की। किसकी बात करते हैं, काउलिंग रूल की। काउलिंग रूल अगेन मैंने बात की कि इसकी लिमिटेशन क्या आ जाएगी, 2 इयर्स ऑफ एज और ओल्डर। हम क्या बात कर रहे हैं, काउलिंग रूल 2 साल के बच्चे तक की डोज को हमें क्या बताता है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है। अगेन मैं यहां पे बात करूं, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं पैरासीटामोल का ही एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चलता हूं। 500 mg मैंने डोज ली है, अडल्ट डोज कितनी है, 500 mg। फिर हम बात करते हैं एज 8 नेक्स्ट बर्थ। मान लीजिए उस बच्चे की उम्र 1.5 साल है, अगले बर्थ पर उसकी कितनी हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी। और यहां पर ये जो एज हम लिख रहे हैं ये किस में है, ईयर्स में है। मान लिया एज मैंने कितनी बताई है, 1.5 ईयर्स बताई है, तो नेक्स्ट बर्थ पर कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स हो जाएगी उसकी एज। और ये हमारे पास यहां से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आती है, कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं लगभग 42 मिलीग्राम
या हम बात करेंगे एवरेज इसको हम कितना डोज देंगे, 50 मिलीग्राम पैरासीटामोल देंगे, क्योंकि कंपनीज का एक मेथड होता है ड्रग को किस किस फॉर्म के अंदर किस अमाउंट के अंदर वो बनाएगी, पॉइंटों में नहीं बनाती है, तो 50 mg मिलेगा या 100 mg मिलेगा या 200 mg मिलेगा। तो अगर हमें 2 साल के बच्चे को पैरासीटामोल देनी है और काउलिंग रूल से अगर हम उसको निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 50 mg के आसपास मुझे उसको ड्रग देनी पड़ेगी। तो काउलिंग रूल की लिमिटेशन क्या है, 2 ईयर्स तक ये जस्टिफाई करता है। अगेन एज पर बेस्ड फॉर्मूला है। फिर हम बात करें फ्राइड रूल की, ये किसके लिए दिया गया है, इन्फेंट्स के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, इन्फेंट्स के लिए दिया गया है। फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर इन्फेंट्स यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि हम बात करें 1 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, इस फॉर्मूले की बात करेंगे, अडल्ट डोज। फिर यहां पे बात कर दी, लेकिन यहां पर ये जो एज है मेरे पास किसके अंदर है बच्चों, मंथ के अंदर है, जबकि यहां पर एज मेरे पास किसके अंदर होती है, ईयर्स के अंदर होती है। सेम फॉर्मूले से हम यहां पे 1.5 ईयर्स की जगह पर किसकी बात करेंगे, इसको मंथ के अंदर कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर नेक्स्ट बर्थडे की बात नहीं करेंगे। यहां पे 1.5 का मतलब हमारे पास 18 मंथ हो गया, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 18/12 आ जाएगा, और 18/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इतनी ही डोज हमें देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों। यहां पर 18/150 अगर हम बात करेंगे किसकी बच्चों, फ्राइड रूल्स की, फ्राइड रूल्स की बात करें, काउलिंग रूल की बात करें, या इससे पहले हम बात करें यंग रूल की, तो ये सभी के सभी किस पर बेस्ड हैं, एज पर बेस्ड हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये 12 ईयर्स तक जस्टिफाई करता है डोज कैलकुलेशन को, और ये करता है 2 ईयर्स तक, और ये इन्फेंट्स की जो 1 साल से बड़े हैं, यहां पर काउलिंग रूल के अंदर जो एज है ईयर्स के अंदर ली जाती है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है दोस्तों। और हम बात करें कि फ्राइड रूल के अंदर जो एज है वो किसके अंदर ली जाएगी, मंथ के अंदर ली जाएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीलिंग रूल्स की दोस्तों। किसकी बात करते हैं, डीलिंग रूल की बात करते हैं। डीलिंग रूल फॉलो करता है 4 to 20 ईयर्स एज का। किसका, 4 to 20 ईयर्स एज का। मैं फिर बात करूं, जैसे पैरासीटामोल की जो अडल्ट डोज है वो मैंने कितनी ले ली, 500 मिलीग्राम ले ली। अब मैं डीलिंग रूल की बात करूं तो डोज रिक्वायर्ड कितनी होगी, यहां से फॉर्मूले से निकालूं तो अडल्ट डोज मेरे पास 500 है। एज यहां पे ईयर्स के अंदर है। मान लिया एक पर्सन है जिसकी एज मेरे पास 14 ईयर्स है। कितनी है, 14 ईयर्स है, तो यहां पे मैं 14 कर दूंगा और मल्टीप्लाई अपॉन कर दूंगा 20। तो यहां से फिर मैं वापस क्या निकालूंगा, इस डोज को निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा। नेचुरल सी बात है, जो डोज है इससे कम अमाउंट के अंदर ही आएगी अडल्ट डोज से। तो यहां पर मेरे पास 350 मिलीग्राम डोज आती है। कितनी आती है दोस्तों, 350 मिलीग्राम डोज आती है। ये सारे के सारे फॉर्मूले किस पर बेस्ड हैं, या पर्टिकुलर किस से लिए गए हैं, एज से लिए गए हैं। आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, हर फॉर्मूले की लिमिटेशन रखनी है दिमाग में। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी यंग फॉर्मूला की, जो 12 ईयर्स तक क्या होगा, अप्लाई होगा। फिर हमने बात की दोस्तों काउलिंग रूल की। काउलिंग रूल 2 ईयर्स तक एज के लिए एप्लीकेबल होती है, और फ्राइड जो रूल है वो 1 ईयर्स के बाद के जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए फॉलो होती है। इन दोनों के अंदर हमें याद रखना है, इसमें एज जो है किसके अंदर ली जाएगी, ईयर्स के अंदर ली जाएगी, और यहाँ पे किस में ली जाएगी, मंथ पे। तो मंथ पे एक ही आ रहा है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना फ्राइड रूल्स के अंदर क्या याद रखना है, जो एज है वो मंथली चलेगी। फिर हम बात करें डीलिंग रूल। डीलिंग रूल 20 ईयर्स तक क्या देता है, हमें एज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला देता है। और 20 ईयर्स या 18 ईयर्स के बाद तो अडल्ट ही कहा जाता है, और वहां पर हम क्या लेते हैं, अडल्ट डोज लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा दोस्तों बॉडी वेट है। क्या है, बॉडी वेट है दोस्तों। साइंस के अंदर एक आइडियल बॉडी का जो वेट होता है वो क्या माना जाता है, 70 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है, 70 केजी। आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जो इक्विवेलेंट है किसके, 150 पाउंड्स के। किसके इक्विवेलेंट्स है, 150 पाउंड्स के। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल एज के बेस पर ही डोज दे दे। मान लिया हमारे पास कोई 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसका एबनॉर्मल वेट है
हमने कैलकुलेशन कर दी 12 साल के बच्चे की डीलिंग रूल से या 14 साल के बच्चे की डीलिंग रूल से हमने कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन आई 350 mg, हमने 350 mg पैरासीटामोल उसको दे दिया और देखा कि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा। तो यहां पर गलती कहां हुई है दोस्तों? ये जो 14 साल का बच्चा है इसका बॉडी का वेट नॉर्मल है तो ये फॉर्मूला सक्सेस है। अगर इसकी बॉडी का वेट नॉर्मल नहीं है तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। मींस अगर हम 350 mg उसको पैरासीटामोल देंगे तो उसका मिनिमम इफेक्ट आएगा नहीं, उसका फीवर सही होगा नहीं, या जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए जो भी हमें इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करना है वो इफेक्ट आएगा नहीं, वो उसकी बीमारी सही नहीं होगी। तो यहां पर अगर एबनॉर्मल वेट होता है तो एबनॉर्मल वेट के आधार पर भी डिफरेंट फॉर्मूले दिए जाते हैं दोस्तों, और उसके बेस पर डोज को क्या किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है। तो यहां पर हमें यह भी याद रखना है, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो क्या कंडीशन आती है, हम यहाँ देखते हैं द रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड द साइज ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंस द ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। कहने का मतलब दोस्तों उसकी बॉडी का एरिया ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, ड्रग भी पहुंच जाएगी लेकिन ड्रग की क्वांटिटी कम पहुंची है क्योंकि उसका बॉडी का अमाउंट, बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो इफेक्ट उसको नहीं आएगा। इसी कारण से हम क्या करते हैं, अडल्ट की जो डोज है उसको उसके बॉडी वेट से लेकर एडजस्ट करते हैं। जिस तरह से हमने एज के बेस पर फॉर्मूले बनाए उसी तरह से बॉडी वेट के आधार पर भी हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। और उसके लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, क्लार्क रूल का आया। हमेशा अपने दिमाग में याद रख लेना, ये जो क्लार्क रूल है हम बात कर रहे हैं क्लार्क रूल की, इससे पहले जितने भी फॉर्मूले थे वो एज पर बेस्ड हैं, और ये जो क्लार्क रूल का फॉर्मूला है ये किस पर बेस्ड है दोस्तों, वेट पर बेस्ड है। किस पे है, वेट पर। अब अगेन मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, अडल्ट का मेरे पास डोज कितना है, 500 mg है। कितना है, 500 mg है। अब अगर मैं बात करूं उसका वेट कितना है, मान लिया मेरे पास 14 साल का बच्चा है, उसका वेट मेरे पास 300 पाउंड आ गया है। कितना आ गया है, 300 पाउंड आ गया है। तो अडल्ट डोज मेरे पास कितनी है, 500 है, वेट उसका कितना है, 300 पाउंड है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे को उसको डोज कितनी देनी पड़ेगी, 1000 mg देनी पड़ेगी, यानी कि अडल्ट डोज से भी ज्यादा देनी पड़ रही है। अगर मैं उसको 500 mg दे दूंगा उसका बुखार उतरेगा ही नहीं क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा क्या है, एक्सेस अमाउंट के अंदर है, काफी मोटा है वो। अरे ये बात सही समझ में, जब भी तो असर नहीं हो रहा, मैंने अडल्ट डोज दे दिया, अच्छा अफेक्ट ही नहीं आएगा। लेकिन उसका एबनॉर्मल वेट है तो उसके एबनॉर्मल वेट को कंसीडर करते हुए मुझे डोज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो डोज का अमाउंट अडल्ट डोज से ज्यादा हो सकता है या होगा ही, जब भी उसको क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप अपने दिमाग में ये रख लेना, सिर्फ एक आपको दिमाग में रखना है, क्लार्क रूल जो होता है वो किस पर बेस्ड है, बॉडी वेट पर बेस्ड होता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सरफेस एरिया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है। मान लिया मेरे पास 2 ऑर्गेनिज्म हैं, मैं बात करता हूं मेरे पास 2 जीव हैं। अब एक जीव मेरे पास लार्ज साइज का है, कैसा है, लार्ज साइज का है, और एक जीव मेरे पास कैसा है, स्मॉल साइज का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डोज रिक्वायरमेंट ज्यादा किसको है, डोज रिक्वायरमेंट किसको ज़्यादा होगी, लार्ज साइज वाले को होगी या फिर स्मॉल साइज वाले को होगी। जिसका बॉडी का साइज बड़ा है उसको ज़्यादा डोज चाहिए, या जिसका बॉडी का साइज छोटा है उसको ज़्यादा डोज चाहिए। भाई कॉमनली तुम सोचोगे यार बड़ा साइज है उसको ज़्यादा बॉडी, उसको ज़्यादा डोज चाहिए, नहीं, यहीं पर हम गलती करते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, जिसका स्मॉल साइज है उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम डोज चाहिए। क्यों चाहिए, इसका कारण इसके अंदर छुपा हुआ है, बॉडी सरफेस एरिया के अंदर छुपा हुआ है, याद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों डोज जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो उसको एब्जॉर्ब होना है, एब्जॉर्ब होके वो कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब जिसका साइज छोटा है ऑर्गेनिजम्स का, उसका एब्जॉर्प्शन एरिया भी कैसा होगा,
कम होगा, एब्जॉर्प्शन एरिया कम होगा तो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, कम एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड के अंदर कम अमाउंट में पहुंचेगी। इसीलिए अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें ज्यादा अमाउंट के अंदर ड्रग को पहुंचाना है तो ड्रग का अमाउंट हमें ज्यादा देना पड़ेगा। ये चीज हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना। तो यहां पर हम बात करते हैं ए क्लोज्ड रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड बॉडी सरफेस एरिया। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम होता है दोस्तों, ऑक्सीजन कंजप्शंस होता है, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सरफेस एरिया से डायरेक्टली क्या होते हैं? कोरिलेट करते हैं। अगर हम बात करें, स्पेशल एक एग्जाम्पल आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इसीलिए इस ड्रग को मैंने लिया है, एंटी कैंसर ड्रग है मिथोट्रेक्सिट। क्या है ये? पर्टिकुलर एक आइडियल एग्जाम्पल बनके आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर 2013 में जो एग्जाम हुए थे वहां पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहां पर लिया है। एंटी कैंसर जो ड्रग है मिथोट्रेक्सिट, ये पर स्क्वायर बॉडी एरिया के हिसाब से बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है। मैंने आइडियल वेट बताया है 70 केजी जो होता है उसका जो हमें एरिया मिलता है 1.7 टू 1.8 स्क्वायर मीटर एरिया बॉडी सरफेस एरिया देखने को मिलता है। और इसका जो अमाउंट है ड्रग का, इस वेट के अकॉर्डिंग, इस एरिया के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर हम बात करेंगे पर्टिकुलर इस ड्रग की, आप इसे याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आइडियल ड्रग बनाकर इसको क्वेश्चन दिया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सेक्स की। किसकी बात करते हैं? सेक्स की बात करते हैं। हमें ये तो पता है मेल और फीमेल की जब हम बात करते हैं तो फिजिकली स्ट्रोंग तो कौन है दोस्तों? मेल है। ये हमें पता है कि ये कैसा है? फिजिकली स्ट्रोंग है। और फिजिकली स्ट्रोंग है तो हम ये भी बात कर देंगे कि अब डोज ज्यादा किसको चाहिए? मेल को चाहिए, फीमेल को चाहिए? इस चीज को हम कैसे यहां पर बात करते हैं? देखिए दोस्तों, अपनी बॉडी के अंदर क्या है? एडिपोज टिश्यू है एक। क्या है? एडिपोज टिश्यू है। और एक मेरे पास है वाटर अमाउंट। इसका जो अमाउंट है, अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल के पास में एडिपोज टिश्यू कैसा होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। मैं क्या बात करने जा रहा हूं? फीमेल के पास जो एडिपोज टिश्यू है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वाटर अमाउंट। ये मेन प्रॉब्लम है। देखिए, जो बॉडी वेट है फीमेल एडल्ट्स का जनरली रिक्वायर्ड स्मॉलर डोज। क्यों स्मॉल डोज मांग रहा है? क्योंकि इसके पास एडिपोज टिश्यू ज्यादा है। किसके कंपेयर में? वाटर के अमाउंट में। अगर दोस्तों मैं एडिपोज टिश्यू और वाटर की अगर बात करूं, वाटर अमाउंट की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे पास किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है? फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण से फीमेल को हम क्या देते हैं? कम डोज देते हैं, क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू में जाकर क्या होगी? डिपोजिटेड होगी। क्या होगी? एक्यूमुलेट रहेगी काफी टाइम तक, लंबा असर पड़ता रहेगा उस ड्रग का। जबकि मेल के अंदर एडिपोज टिश्यू कम है, एक्यूमुलेशन होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मेल को हम क्या करते हैं? नॉर्मली ज्यादा ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं। मेन कंसर्न यहां पर यही है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन की हम अगर बात कर लें दोस्तों, या हम नर्सिंग मदर्स की बात कर लें, यानी कि फीडिंग मदर जो बेबी को मिल्क वगैरह दे रही है, उनके अंदर भी हमें स्पेशलाइज्ड ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। कुछ जो ड्रग्स है वो प्लेसेंटा को पार नहीं कर दे। आ रही है बात सर समझ में? इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसको भी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो प्रेग्नेंट वुमेन है या हम बात करें नर्सिंग मदर है, इनकी मेडिकेशंस को भी हमें फिजिशियंस की गाइडलाइन में एडमिनिस्टर्ड करवाना चाहिए। फिर हम बात करें दोस्तों, हम बात करें कुछ स्पेसिफिक ड्रग की बात करें, जैसे कि हम बात करें फीटल सर्कुलेशंस के अंदर दोस्तों अल्कोहल, एनास्थेटिक गैसेज, बारबिचुरेट्स, एंटीकोगुलेंट्स, ये ऐसी ड्रग है जो हम नर्सिंग मदर के केस के अंदर अवॉइड ही करते हैं, या इनका जो भी हमें एडमिनिस्टर्ड करना है फिजिशियंस की प्रेजेंस में देंगे। ऐसा नहीं कि एक अडल्ट वुमेन को जो ड्रग अमाउंट चाहिए एंटीकोगुलेंट का वो दे दिया, हेपेरिन का इंजेक्शन दे दिया। अगर वो प्रेग्नेंट है या हम बात कर लें कि वो नर्सिंग मदर है यानी कि फीडिंग करवा रही है, तो इनकी डोज कैलकुलेशन हमें बहुत ही सही तरीके से करनी पड़ती है अंडर द फिजिशियन गाइडलाइंस। बिकॉज ऑफ द अनडेवलप्ड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशंस एंड एक्सक्रीशन मैकेनिज्म प्रेजेंट इन द फीटस, concentration of drug may reach a higher level in the fetus than the maternal circulation। ये क्या कहना चाहता है? हमने ब्लड
के अंदर, मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग कैंडिडेट पहुंच चुका है, वहां पर उसने क्या कर दिया, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया। लेकिन अगर उस ड्रग की कंडीशन ऐसी है, एब्जॉर्प्शन उसका काफी अच्छा है, तो वो फीटल का मतलब एम्ब्रियो जो है उसके अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो वहां भी पहुंच जाएगी ड्रग, उस फीटल के अंदर भी पहुंच जाएगी, और वहां पर अनवांटेड इफेक्ट की क्या कर सकती है, शो कर सकती है, जो कि काफी क्या होता है, डेंजरस होता है। अगेन वही बात करें, ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द मदर टू द नर्सिंग इन्फेंट्स थ्रू ह्यूमन मिल्क में अकर विद द वेरियस ड्रग विद द ड्रग इफेक्ट बिकमिंग मैनिफेस्ट इन द इन्फेंट। अब आप क्या समझ रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि जो ड्रग कैंडिडेट मदर ने लिया है, वो ड्रग कैंडिडेट मदर के मिल्क से इन्फेंट के अंदर भी, यानी कि बच्चा जो दूध पी रहा है उसके अंदर भी ड्रग कैंडिडेट मिल सकता है, और वहाँ पे वो सीरियसनेस प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ ड्रग्स जो है वो कहाँ पहुंचती है, नर्सिंग इन्फेंट में भी पहुंच जाती है। कैसे पहुंचेगी, थ्रू द ह्यूमन मिल्क पहुंचेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, कुछ ड्रग कैंडिडेट ऐसे होते हैं, वो ड्रग कैंडिडेट ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या है, बार्बिचुरेट्स हो सकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स, हिपेरिन जैसी ड्रग्स हो सकती है। तो इनको केयरफुली हमें क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्टर्ड करना पड़ता है। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखनी है, ड्रग डिटर्मिनेशन करते समय नर्सिंग मदर पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और हम बात करें कि जो हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, उस पर देखने को मिलता है, और अगर एल्कोहलिक वुमेन है तो उस पर ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, वो भी अपने को देखने को मिलता है। ये सब हम एक नए टॉपिक साइकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हमें देखने को मिलता है, पैथोलॉजिकल स्टेट। क्या मिलता है, पैथोलॉजिकल स्टेट। दोस्तों, पैथोलॉजिकल स्टेट एक बहुत सीरियसनेस कोज है। इस कंडीशंस के अंदर हम जो ड्रग दे रहे हैं, अगर मान लिया पहले से ही किसी वुमेन को कोई डिजीज है और वो उसकी ड्रग लेती है, मान लिया वो ए ड्रग ऑलरेडी टेक कर रही है, किसी भी डिजीज के कारण ए ड्रग ले रही है। अब मान लिया उसको कोई नई बीमारी हुई और अपने ने नई ड्रग दी है, इस ड्रग को मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। मतलब मैंने क्या किया, कोई भी मेरे पास न्यू डिजीज इसको डिस्कवर्ड हुई और इस डिजीज के लिए मैंने उसको बी ड्रग दी, और ये जो ए ड्रग है ये ऑलरेडी ले रही है। क्या है, ऑलरेडी ये ए ड्रग ले रही है। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि ये बी ड्रग अपना इफेक्ट दे भी सकती है, और हो सकता है इसका इफेक्ट ना भी आए। दोनों कंडीशन है। मैं क्या कह रहा हूं, साइकोलॉजिकल स्टेट क्या कह रही है, मैंने कोई न्यू डिजीज हुई और एक महिला को या एक जो भी हमारे पास पुरुष है उसको ऑलरेडी कोई डिजीज है और वो ए ड्रग ऑलरेडी ले रहा है। अब उसको कोई नई डिजीज हुई, उसने बी ड्रग ली। अब ये बी ड्रग अपना इफेक्ट दे भी सकती है और अपना इफेक्ट नहीं भी दे सकती। दूसरा कंडीशन, इफेक्ट मान लो दे दिया, ओके है, लेकिन कई बार क्या होगा कि इस ड्रग को दिया गया बी को, और इसने ए के साथ मिलकर अपना जो रूप है और ज्यादा कैसा कर दिया, विग्रस कर दिया, यानी कि इसने बहुत ही ज्यादा अपना इफेक्ट दे दिया है, यानी कि टॉक्सिसिटी कोज हो गई है। टॉक्सिसिटी किसी भी फॉर्म के अंदर आ जाएगी, लगातार वोमिटिंग होने लग जाएगी, या हम बात कर दें कि उसको एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो गया अननेसेसरी। भाई ड्रग तो ली थी सही होने के लिए, लेकिन एब्डोमेन पेन कंटिन्यू हो रहा है। अब वो एब्डोमेन पेन क्यों हो रहा है, उसका कारण प्री एग्जिस्टिंग ड्रग है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वो प्री एग्जिस्टिंग ड्रग क्या है, मेरे पास ए है। इस बी ड्रग के मॉलिक्यूल ने ए के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, और सी नया एक मॉलिक्यूल बना दिया जो क्या कर रहा है, अपना विग्रस इफेक्ट दे रहा है, जो कि कैसा हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो पहले पूछता है, या आपको खुद को बताना चाहिए, भाई मैं इस चीज की मेडिसिन पर्टिकुलरली ले रहा हूं, ताकि वो डोज डिसाइड करते समय, केमिकल डिसाइड करते समय पहले से बॉडी के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन को देख सके। बस यही पैथोलॉजिकल स्टेट होती है। अब ये देखिए, द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग मे बी मॉडिफाइड बाय द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी कौन कौन सी ड्रग है, एंड मस्ट बी कंसिडर्ड इन द डिटरमाइनिंग द डोज। ये डोज यहां पर अगर इसका विग्रेस इफेक्ट है तो हमें जो नई ड्रग बी दे रहे हैं उसका अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ता है। ये हमें यहां पर देख के चलना है। वो
warning and precautions are used in the drug labeling to alert the physician to certain restrictions in the use of a particular drug. इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी ड्रग्स होती है, शेड्यूल एक्स ड्रग है, उस पर हमेशा लिखा होता है वार्निंग कि प्रेग्नेंट वुमेन इसको नहीं ले, या हम बात करें डिप्रेशन वाले पर्सन इस ड्रग को नहीं ले, या डायबिटिक है तो उसको हम पर्टिकुलर एक कफ सिरप दे रहे हैं, तो कफ सिरप तो खूब उसके अंदर शुगर ऑलरेडी है, तो उसको उस तरह की मेडिसिन से दूर रखना है. तो अल्टीमेटली हमें सभी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए प्री एग्जिस्टिंग ड्रग जो बॉडी के अंदर है उसके बेस पर ही हमें डोज को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है. प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड टू एडवाइज द प्रेस्क्राइबर ऑफ सम possible problems attendant with the use of the drug. It is less restrictive than warning. क्या कहना चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका जो डोज है वो डिटरमाइन कर लें. हो सकता है प्रीवियस ड्रग के कारण उसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. जैसे हम इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट है. अगर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो क्या करेगा, फंजाई की ओवर ग्रोथ करने लगेगा. ये इसका बेस्ट हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है प्रिकॉशंस का. टेट्रासाइक्लिन लेंगे तो ये और क्या कर सकता है, साइड इफेक्ट के रूप में फंजाई की ओवरग्रोथ कर सकता है. वार्निंग इसी तरह की दी होती है. इट इज यूज्ड व्हेन द पोटेंशियल फॉर पेशेंट हार्म इज ग्रेटर देन इन इंटेंस इन विच द प्रिकॉशन इज यूज्ड. कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर आप डोज ले रहे हैं, अगर डोज को आपने कंटिन्यू ले रहे हैं, या आपने फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम बात करें विलेज के लोगों की बात करें कि भाई उसने, डॉक्टर ने उसको सुबह शाम 2 गोली लिख के दी, एक गोली उसने सुबह ले ली, शाम को ले ली, अगले दिन वो सुबह भूल गया, तो उसने क्या सोचा, शाम को चलो 2 ले लूंगा. नहीं, वो 2 लेने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ड्रग कैंडिडेट, जल्दी से निकलेगा नहीं, और फिर वो क्या होगा, टॉक्सिसिटी इफेक्ट देने लगेगा. तो इस तरह की वार्निंग को भी ध्यान में रखना है. पर्टिकुलर ड्रग का इंटरवल मेंटेन करके रखना है ताकि हमें डोज डिटर्मिनेशन के अंदर कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट नहीं देखने को मिले. फिर हम छोटी सी एक और बात करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन टर्म यूज्ड टू इंडिकेट एन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन टू द यूज ऑफ ए ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्टेटेड कंडीशन. It is the most restrictive to the warning which limits the use of drug. कहने का मतलब अगेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहले से एग्जिस्टिंग अगर कोई ड्रग है बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है, तो जो नई ड्रग है उसको पहले से एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा. ये कोरिलेशन डोज के बेस पे भी हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिसिटी आ रही है तो उस डोज की जगह हमें नया केमिकल देना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही क्या है, बॉडी के अंदर कोई केमिकल है. अगर वो केमिकल ने रिएक्ट करके कोई तीसरा केमिकल बना लिया या उसका विग्रस इफेक्ट आ गया तो वो टॉक्सिसिटी कोज करता है. दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है. एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलता है. क्लियर है दोस्तों. नेक्स्ट फैक्टर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्या पढ़ेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी. देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी ड्रग का हमें इफेक्ट कब मिलने वाला है, जब वो ड्रग कहाँ जाने वाली है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होने वाली. जब तक ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जाएगी हमें कभी भी कोई एक्शन नहीं मिलेगा. इसीलिए आप देखेंगे जो भी ड्रग हम ओरल रूट से देते हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जीआईटी ट्रैक में जाती है, वहाँ पे डाइजेस्ट होती है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगी. अब ड्रग पूरी तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकती, यानी कि ड्रग का एक बहुत बड़ा पोर्शन क्या हो जाता है, बिना बात के क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. उसका कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँचता है, ब्लड में पहुँचता है. ओरल रूट की बात कर रहे हैं हम ये. अब अगर हम बात करें पेरेंटल रूट की, किसकी बात करें, पेरेंटल रूट की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें, इंजेक्शन के अंदर मैं बात कर लूं, जैसे आईवी रूट की बात कर लूं, इंट्रावेनस रूट की बात कर लूं, तो जो ड्रग है वो डायरेक्ट वेन में पहुंच रही है. वेन का मतलब ब्लड में पहुंच रही है, डायरेक्टली ब्लड में पहुंच रही है. पूरा का पूरा अगर आपने 50 mg ड्रग लिया है और अगर आप उसका आईवी देते हो, क्या देते हो, आईवी देते हो, तो ये पूरा का पूरा कहां पहुंच गया है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच गया है. और अगर इसी ड्रग को मैं कैसे देता हूं, ओरल रूट से देता हूं. किससे देता हूं दोस्तों, ओरल रूट से देता हूं.
कहां से देता हूं, ओरल रूट से देता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्ब होगा, और हो सकता है ये 5 mg ही पहुंचे। और यहां पर ये कितना पहुंच रहा है, कंप्लीट का कंप्लीट कितना पहुंच रहा है, आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से 50 mg पहुंच रहा है। तो यहां पर अगर मेरे को 50 mg पहुंचाना है तो यहां पे मेरे को ड्रग कितनी देनी पड़ेगी, 5 mg देनी पड़ेगी, जब जाके यहां पे कितना पहुंचेगा, 50 mg। तो आप देख रहे हैं अगर ओरल रूट से मैं कोई ड्रग दूंगा तो अमाउंट कितना होना चाहिए, 500 mg होना चाहिए। अगर आईवी रूट से देता हूं तो कितना होना चाहिए, 50 mg होना चाहिए। इसी तरह से इंट्रामस्कुलर दूंगा तो हो सकता है कि ना 70 mg दो तो 50 mg पहुंचेगा। कहने का मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम किस रूट से ड्रग को दे रहे हैं, और उसकी डोज भी उसी के बेस पर क्या होती है, डिसाइड होती है। इंट्रावेनसली हम अगर बात करें तो मैंने तुम्हें बता दिया कि डायरेक्टली फुल अमाउंट कहां जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, ये याद रखना है। और यही अगर ओरली देता हूं तो क्या होगा, फुल्ली एब्जॉर्ब रेयरली है, चांस बहुत कम है कि फुल्ली एब्जॉर्ब हो, क्योंकि यहां पर बहुत सारे केमिकल बैरियर आते हैं। इसी कारण अगर हम बात करें ओरल के अंदर तो यहां पे अमाउंट हमें ज्यादा एडमिनिस्टर्ड करना पड़ता है ओरल रूट के अंदर, जबकि हम अगर इस रूट की बात करें तो यहाँ पे हमें लेस अमाउंट देना पड़ता है। ये आपको अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है। इसीलिए लेसर अमाउंट किसका चाहिए, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का चाहिए। क्लियर है। अब हम अच्छा एक चीज और यहाँ पे वापस बता देता हूँ, कल हमने डिस्कस किया था इमरजेंसी के अंदर कौन सा रूट प्रेफर्ड किया जाता है, पेरेंटल रूट प्रेफर्ड किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने आपसे आज वापस बात कर ली। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो तुम्हें फिट रखना है अपने दिमाग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है उसकी बात हम करते हैं दोस्तों। क्या खेल होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। मान लिया कि मेरे को हर ड्रग जो भी हमारी बॉडी में गई है उसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन चाहिए। वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन हम कैसे डिनोट कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। यहां पे देखिए हम एक ड्रग लेते हैं, समझने की कोशिश करना आप इसको। यहां पर हम बात करते हैं टाइम की और यहां पे हम बात करते हैं ड्रग कंसंट्रेशन की। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों पैरासीटामोल की एक आइडियल टेबलेट मानकर। पैरासीटामोल की 500 टेबलेट डॉक्टर ने मेरे को लिख के दी है, एक दिन के अंदर 3 बार लेनी है। कितनी बार लेनी है। हम कंसेप्ट क्या समझ रहे हैं दोस्तों, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। समझिए देखो यहां पर डॉक्टर ने हमें कहा कि 3 टाइम्स ए डे आपको पैरासीटामोल की टेबलेट लेनी है। अब पैरासीटामोल की 3 टाइम टेबलेट लेनी है एक दिन के अंदर, तो मेरे को पता है कि इसका इफेक्ट कितना आ रहा है, 8-8 घंटे का इफेक्ट आएगा। 8-8 घंटे का इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, यहां पे टाइम लिख देता हूं मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। और इसका जो मिनिमम इफेक्ट आएगा वो कब आएगा, जब हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाए, 100 माइक्रोग्राम आ जाए। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो मैंने पहली डोज ली, ये मेरे पास पहली डोज आ रही है यहां पे। तो देखिए इसका जो पहली डोज है वो मेरे पास 100 ml आने के लिए इसको कितना टाइम लग गया। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पे इसको कितना टाइम लग गया 100 mg आने के लिए, 2 घंटे लग गए। तो ये जो मेरे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मान ली, हम इसको क्या कह रहे हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी कि 2 घंटे बाद तो इसका क्या होने लगेगा, असर होना स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर जब इससे नीचे की कंसंट्रेशन पे रहेगी, मान लिया ये 50 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन है, हमें इफेक्ट आएगा ही नहीं। इफेक्ट कब आएगा, यानी कि वो समझो पैरासीटामोल बॉडी के अंदर गई है, स्टमक में गई है, स्टमक से धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच रही है। ब्लड में जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी,
100 माइक्रोग्राम होगी, हमें इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कंसंट्रेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट बना रहता है काफी टाइम तक, और फिर ये कुछ टाइम के बाद क्या होने लगती है, नीचे गिरने लगती है। यहां पर हमने क्या देखा कि इसका इफेक्ट वापस क्या हो गया है, 9 घंटे के बाद क्या होने लग गया, असर होना बंद हो गया है। यहां पे असर होना क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया है। आ रही है बात सही समझे, 9 घंटे के बाद। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने वापस नई ड्रग अपनी ले लेनी है ताकि इसका जो टाइम है वापस पहुंचे और इसका असर कब रहे, यहां तक कंटिन्यू चलता रहे। अगर हमने ये ड्रग यहां पे नहीं ली, 8 घंटे वाली ड्रग हमने 8 घंटे के बाद वापस लेनी थी आपको टेबलेट, अगर आपने ये टेबलेट यहां पर नहीं ली है तो यहां पर इसका मिनिमम कंसंट्रेशन आ गया, इफेक्ट खत्म हो गया। मान लो अगर टेबलेट आप यहां से लेते हैं, 10 घंटे के बाद लेते हैं, तो यहां से फिर क्या होगा, इफेक्ट पहुंचते पहुंचते वापस कंसंट्रेशन कब आएगी, 100 यहां आएगी। 11वें घंटे के बाद आपको इफेक्ट मिलेगा। तो ये जो मेरे पास 8 घंटे से लेके 11 घंटे तक का टाइम है, यहां पे बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन नहीं थी, हमें इफेक्ट नहीं मिला है। तो हमें दिमाग में क्या रखना है, हमें दिमाग में ये रखना है साहब कि जो टाइम है ड्रग का उसको उसी टाइम लें ताकि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कंटिन्यू क्या रहे, मेंटेन रहे। और ये मेंटेन रहेगी तो ही हमें बॉडी के अंदर डिजायरेबल इफेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एनाल्जेसिक ड्रग है, पेन किलर है, हम बात कर दें तो पेन कंटिन्यू नहीं होगा। अगर आप डोज के टाइम को डिस्टर्ब करेंगे तो सीधा सीधा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होगी दोस्तों, मेंटेन नहीं होगी और ड्रग का असर होना बंद हो जाएगा। इसीलिए हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट टाइम की बात करते हैं कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या हो, मेंटेन रहे। Absorption process more rapidly if the stomach and upper portion of the intestinal tract are free of food and the amount of drug is effective when taken before a meal may be ineffective if administered during or after eating। देखिए टाइम के साथ साथ इन्होंने फूड की प्रेजेंस और एब्सेंस की भी बात कर दी है। इस कंसेप्ट को भी समझें, क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है अगर आपका स्टमक खाली है, स्टमक के अंदर फूड नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जल्दी से होगा। ये जो टाइम लग रहा है 2 घंटे पहुंचने का, ये अगर स्टमक आपका क्या बात करें, अगर फूड प्रेजेंट है तो ये टाइम सही है। अगर मान लो फूड एब्सेंट हो गया, क्या हो गया, फूड एब्सेंट हो गया, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या हो जाएगा, ये अपने पास डोज, ये जो मिनिमम कंसंट्रेशन है कम टाइम के अंदर ही अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर फूड एब्सेंट होता है तो जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। याद रखेंगे, इसीलिए मैक्सिमम ड्रग कब दी जाती है ताकि उनका साइड इफेक्ट कम हो, कब दी जाएगी, आफ्टर जब हमने फूड इनटेक कर लिया है। कुछ केसेस के अंदर हम ड्रग की कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए तो हम उसे बिफोर मील लेते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप का एपीआई ड्रग कंटेंट आप ले रहे हैं। जीआईटी मोटिलिटी है वो भी ड्रग की डोज को इफेक्ट करती है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं उन सबको हमें दिमाग में रखना है। कहने का मतलब स्टमक के अंदर फूड की प्रेजेंस और एब्सेंस ड्रग को क्या करती है, ड्रग की डोज को अफेक्ट करती है। क्लियर है, ये हमने बात की टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर हम बात करते हैं दोस्तों आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रीक्वेंसी मैंने तुम्हें अगेन फ्रीक्वेंसी की बात की, फ्रीक्वेंसी में भी यही आ रहा है कि हमने क्या कर दिया है, 3 टाइम डोज ली है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से मैच करनी पड़ेगी ताकि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कंटिन्यू डोज देनी है क्योंकि क्या होगा, इस टाइम के बाद ये हमारा जो है डोज का हाफ टाइम है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। इस चीज को हमें मेंटेन करना है तो हमें यहीं से कुछ टाइम पहले से ही क्या देना पड़ेगा, अगली डोज देनी पड़ेगी ताकि ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। इस तरह की डोज फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए मार्केट में नए नए फॉर्मुलेशन आ गए हैं। इन फॉर्मुलेशंस के अंदर आप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल रिलीज होता है यानी कि एक ड्रग जो हमने दे दी है उसका असर 12 घंटे तक रहता है। 25% ड्रग तुरंत
रिलीज हो गई, 25% ड्रग 4 घंटे बाद रिलीज हो गई, नेक्स्ट 25% 8 घंटे के बाद रिलीज हो गई है, नेक्स्ट 25% 12 घंटे के बाद रिलीज हो गई। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट से इस तरह से ड्रग कैंडिडेट को बनाया जाता है, जिससे हम सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज के नाम से जानते हैं। ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट से एक ही ड्रग बॉडी के अंदर है और कुछ कुछ टाइम के बाद वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव इफेक्ट। अब एडिटिव इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 or more ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल ये ले लेना, ये एग्जांपल फिर आया हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ एफिड्रिन एंड एमाइनोफिलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अब मैं बात करूं भाई, एक और एक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब मैंने क्या लिख दिया, एक और एक कितने होंगे? 3 होंगे। बस यही एडिटिव इफेक्ट है, यही अपने दिमाग में रख लो। अगर मैं अकेले एफिड्रिन दूं उसका इफेक्ट आ रहा है, अगर मैं अकेले एमिनोफिलिन दूं उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया तो मुझे इन दोनों से ज्यादा इफेक्ट मिलने लग गया। यानी कि एक और एक 2 ड्रग दी तो उसका 2 घंटे असर रह गया। यूं सिंपल एक गणित समझो, एक ड्रग मैंने दी 1 घंटा उसका असर रहा, एक ड्रग और दी उसका भी 1 घंटा असर रहा, 2 ड्रग दे दी तो 2 घंटे असर रहा। लेकिन अगले केस में ये दोनों ड्रग मैंने एक साथ दे दी। अगले केस में क्या कर दिया, ये दोनों ड्रग मैंने एक साथ दे दी तो इसका असर कितना रह गया? 3 घंटे रह गया। यानी कि इनके सम से भी ज्यादा, इंडिविजुअल जो इनका सम होता है उन सम से भी ज्यादा अगर मेरे को इनका इफेक्ट मिल जाए तो उसको मैं क्या बोल देता हूं? एडिटिव इफेक्ट बोल देता हूं। आप सिंपल अपने दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट याद रखेंगे। क्लियर है? ओके। अब हम आगे बात करते हैं सिनर्जिम क्या होता है। When 2 or more drug used in combination, then total pharmacological action is the combination is increased। अगेन वही बात कर रहे हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की। टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 or more drug administered together is equivalent to the sum of their individual action। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिटिव इफेक्ट की। एडिटिव इफेक्ट के अंदर मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक और एक जोड़ दिया, उसका इफेक्ट कितना आ गया है? 3 आ गया है। ये 3 किस केस के अंदर आ गया है? सिनर्जिम इफेक्ट के अंदर आ गया है। अब अगर मैं बात करूं एक और एक इसका इफेक्ट 2 आ गया है तो उसको हमने क्या बोल दिया है? एडिटिव इफेक्ट। एक्चुअलिटी में क्या है? एडिटिव इफेक्ट का ही एक टाइप क्या है मेरे पास? सिनर्जिम इफेक्ट है। क्या है दोस्तों? सिनर्जिम इफेक्ट है। सिनर्जिम इफेक्ट क्या है? एडिटिव का ही एक इफेक्ट है। ये हमारे पास एडिटिव इफेक्ट है, इसका ही एक टाइप मेरे पास क्या बन गया है? सिनर्जिम इफेक्ट बन गया है। जब हम ज्यादा बोल देते हैं तो उसको सिनर्जिम इफेक्ट बोल देंगे, और जब हम इक्वल बोल देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? एडिटिव इफेक्ट बोल देंगे। अब क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ मिलता है आपको सोचना है। 1 + 1 3 आप बोल सकते हैं एडिटिव इफेक्ट। अगर उस ऑप्शन के अंदर क्या नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, सिनर्जिम नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या बोल देंगे दोस्तों? एडिटिव इफेक्ट के नाम से बोल देंगे। अगेन मैंने बात की प्रोकीन एंड एड्रेनलिन कॉम्बिनेशन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकीन। तो हमें याद रखना है यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया। अगेन आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, अगर 1 + 1 = 3 लिखा हुआ है तो उसको एडिटिव इफेक्ट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, एडिटिव इफेक्ट नॉर्मली तो 1 + 1 = 2 है। नॉर्मल गणित तो अपने को ये क्या ही रहा है, नॉर्मल गणित ये अपने को कह ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके सिनर्जिम नहीं आए तो आप सिनर्जिम की जगह पर क्या बोल देंगे? एडिटिव इफेक्ट बोल देंगे। अब जस्ट अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो क्या हो जाता है? एंटागोनिज्म इफेक्ट हो जाता है। यानी कि क्या हुआ? 1 + 1 0 हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है? 0 हो गया है। इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। यानी कि दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। अपोजिट काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अपोजिट काम कर रहे हैं। और इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग ऑन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यहां पर क्या हो गया है? 1 -
1, यहाँ पे प्लस होना था, दिया साथ में है दोनों ड्रग को, लेकिन क्या आ गया, माइनस आ गया, दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया और टोटल इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अभी 0 इफेक्ट हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ये 0 इफेक्ट कैसा हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी भी कोज कर सकता है, और हो सके टॉक्सिसिटी नहीं भी कोज करे, दोनों कंडीशन होती है। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन एसिड पॉइजनिंग, एसिड पॉइजनिंग के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एड्रिनल वैसोकंस्ट्रिक्टर की बात करें, एड्रिनल को वैसोकंस्ट्रिक्टर के साथ देंगे तो कोई दिक्कत, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है भाई। ये डायलेशन करेगा और ये कंस्ट्रिक्शन करेगा, कंस्ट्रिक्शन हमने कराना है और ये डायलेटर साथ में दे रहे हो आप, तो ये डायलेटर करेगा, कंस्ट्रिक्शन कहां से होने देगा। एसिटाइल कोलिन वैसोडायलेटर की बात करें, वैसोडायलेटर दे रहे हैं और साथ में हमने क्या कर दिया, वैसो कंस्ट्रिक्टर दे दिया। तो यानी कि दोनों कंस्ट्रिक्शन और एक तरफ तो आप बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर एजेंट्स आपने दे दिया, फिर एड्रेनलिन और दे रहे हो, वो डाइल्यूट कर देगा। तो कहां से दोनों इफेक्ट 0 हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहां पे है, बॉडी के अंदर वैसोडायलेटर दे रहे हो, फिर आप एसिटाइल कोलिन भी दे रहे हो, ACH भी दे रहे हो, ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन की मेडिसिन हम एक साथ नहीं दे सकते, यहां पे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिलने वाला। जब अपोजिट इफेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं, याद रखेंगे। फिर हम बात करें टोलरेंस, टोलरेंस क्या होती है, मतलब टोलरेट कर रहे हैं भाई, हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात करें एबिलिटी टू एंड्योर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ड्रग पर्टिकुलरली व्हेन रिक्वायर अमाउंट ऑफ ड्रग कंटिन्यू यूज एज द सब्सटेंसेस। टोलरेंस क्या है, बर्दाश्त करने की पावर है। एक्चुअलिटी में क्या होता है, यूजली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिक्ट ए नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज नोन एज टोलरेंस। सिंपल सी बात है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से पर्टिकुलर ए सब्सटेंस की मेडिसिन खा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या हो गई है, ससेप्टेबल हो गई है। अब पर्टिकुलर जो अमाउंट में खा रहा था 500 mg का ड्रग, उसका इफेक्ट मेरे 1 ईयर तक तो आ रहा था। 1 ईयर के बाद मेरी ड्रग क्या हो गई, हैबिचुअल हो गई मेरी बॉडी के लिए, इसने इफेक्ट आना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, इफेक्ट अब नहीं आ रहा है। तो अब मेरे को इफेक्ट कब आएगा, जब मैं इसकी क्या करूंगा, डोज इंक्रीज करूंगा। अब हो सकता है मैं 700 mg खाऊं या 800 mg ड्रग खाऊं, तो मुझे क्या होगा, इसका इफेक्ट मिलेगा। यानी कि मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, लार्ज डोज लेनी पड़ेगी नॉर्मल डोज से। 500 mg की जगह मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 700 mg लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, टोलरेंस क्रिएट हो गया है। फिर हमने बात की टाइप ऑफ टोलरेंस, जिसके अंदर ट्रू टोलरेंस होती है प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ये हल्का सा पॉइंट आप याद रखिए। स्यूडो टोलरेंस प्रोड्यूस्ड ओनली टू द ओरल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। स्यूडो टोलरेंस क्या है, जब हम केवल ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो टोलरेंस क्रिएट हो, जबकि ट्रू टोलरेंस क्या है, ओरल एंड पेरेंटल दोनों रूट से हो। ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करें टोलरेंस को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टोलरेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इनिशिएटिंग थेरेपी विद द लोएस्ट इफेक्टिव डोज। सबसे पहले हम डिसाइड करें कि हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट आने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना है। अवॉइडिंग प्रलोंग्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हम समय समय पर क्या करें, केमिकल जो API है, ड्रग कंटेंट बदलते रहें। एक ही सोल्ट की टेबलेट लंबे टाइम तक ना लें, बीच में हम क्या करें, दूसरे सोल्ट की टेबलेट लेना स्टार्ट कर दें। स्मोकर्स कैन टॉलरेट मोर निकोटीन, जैसे कि स्मोकर्स कंटिन्यू सिगरेट पीते रहते हैं, उनकी बॉडी निकोटीन के लिए क्या हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। सेम एल्कोहलिज्म कैन टॉलरेट मोर एल्कोहलिक, उसके लिए अल्कोहल जो इनटेक कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, आप देखते हो कि 60 ml के पैक पीता है तो नॉर्मली वो सेट हो जाता है, और कोई आदमी 7 पैक भी पी रहा है, सेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो काफी टाइम से क्या कर रहा है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है, ससेप्टेबल बॉडी हो गई है, उसको एक्सेप्ट करती है। तो कहने का मतलब टॉलरेंस के सिंपल से एग्जांपल हैं जो आपके दिमाग में सेट रहें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। अब ड्रग का एलिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप जब तक ड्रग का प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं होगा, जब तक ड्रग का प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं होगा, हम नेक्स्ट डोज लेंगे तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी और टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है। यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा हमारे रीनल फंक्शन सही है या नहीं है,
हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमारे रीनल फंक्शन सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ हम बात करते हैं कोई भी हम ड्रग लेते हैं उसका एलिमिनेशन होना चाहिए। एलिमिनेशन होने के लिए रीनल फंक्शन काम करना जरूरी है। अब देखो ड्रग दो तरह की होती है, एक तो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है। हाइड्रोफिलिक जहां भी फिलिक वर्ड है लविंग, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व ड्रग है। जो वाटर के अंदर डिजोल्व ड्रग है वो इजिली क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी किडनी के थ्रू। लेकिन हाइड्रोफोबिक ड्रग है जो क्या है, लिपिड की बनी हुई है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, वो ड्रग का एलिमिनेशन होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अब हमें याद रखना है अगर कोई हमारे पास हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है तो उसका ज्यादा अमाउंट ले लिया तो डोंट वरी, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, डिजोल्व हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग है तो उसका हमें कम अमाउंट लेना है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर काफी लंबे टाइम तक रहने वाली है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, इसीलिए रीनल फंक्शन उसका स्लो चलता है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग के केस के अंदर आपको याद रखना है लेस अमाउंट हमेशा किसका लेना है, हाइड्रोफोबिक ड्रग का हमेशा क्या होना चाहिए, लेस अमाउंट होना चाहिए। और हाइड्रोफिलिक ड्रग हमेशा क्या होता है, अमाउंट मोर होता है। ये अपने दिमाग में सेट रखें। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आयोडोक्रिप्सी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या होती है टर्म, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसकी टर्म याद रखें बस। Adenocrypsy is defined as genetically determined abnormal or unusual response to a drug। अब तुम्हारे गले में कोई बच्चा है, नॉर्मल पढ़ने वाला है, रिजल्ट आया वो मेरिट में आ गया, यानी कि यार एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हो गया है। अब ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दोस्तों बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। बच्चा अगर मेरिट में आ गया तो यार नेचुरल सी बात है, बेनिफिशियल रिस्पॉन्स हुआ, बहुत होशियार बच्चा था पढ़ने वाला, वो फेल हो गया तो ये हार्मफुल रिस्पॉन्स हुआ। तो जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है दोस्तों वो क्या है, एडेनोक्रिप्सी है। ये याद रखेंगे, सिंपल आपसे इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाना है। अब ये रिस्पॉन्स किसी भी केस के अंदर हो सकता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, क्या होता है, ये सिंपल से एक ड्रग एलर्जी है। क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, ड्रग एलर्जी है। यानी कि हमारे टिश्यू ने जो नॉर्मल इफेक्ट देना था पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में उसने क्या दे दिया, बहुत ही ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव हो गया है। उसने वो इफेक्ट तो दिया ही जो उसको देना था, और साथ में उसने बहुत सारे क्या कर दिए हैं दोस्तों, एडवर्स इफेक्ट भी दे दिए हैं। जैसे हम स्किन रेसिस की बात कर ले, एडिमा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है टिश्यू के अंदर, एनाफ्लेक्टिक शॉक्स आ जाते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म आ जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना बॉडी टिश्यू का, वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसको आप क्या कहते हैं, एलर्जी के नाम से जानते हैं। स्मॉल क्वांटिटी एस्प्रिन की क्या कर देती है, हेमरेज कर देती है, गैस्ट्रिक हेमरेज कर देती है। कई बार एस्प्रिन नॉर्मल ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समटाइम उसने अपना इफेक्ट क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दिखा दिया, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। एडेनोक्रिप्सी क्या है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, एग्रेसिव रिस्पॉन्स है। एबनॉर्मल एंड एग्रेसिव, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें। व्हेन सर्टेन ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल, द सेल रिस्पॉन्ड गेट ब्लॉक्ड एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर ड्रग इज डिक्रीज्ड। मैंने तुम्हें क्या बताया ऑलरेडी कि अगर ड्रग को आप कंटिन्यू लेते रहेंगे तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये डिक्रीज रिस्पॉन्स है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो क्या है, टैकीफाइलैक्सिस है। भाई नॉर्मली तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी देखो बताया, यहाँ पर हमने टॉलरेंस की बात की। टॉलरेंस में मैंने तुम्हें बताया 500 mg मैं एक ड्रग पर्टिकुलर 1 साल से ले रहा था, धीरे धीरे उसका इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही 500 से 700 mg ड्रग दी मैंने, वापस इफेक्ट आने लग गया उसका। वापस इफेक्ट क्या आने लग गया, बढ़ गया, जो मेरे को चाहिए था मिल गया। यहाँ पे तो डोज बढ़ाकर मैंने वापस इफेक्ट को रीगेन कर लिया है। लेकिन अगर
डोज बढ़ाने के बाद भी मेरे को अगर इफेक्ट नहीं मिले तो क्या है, टैकीफाइलैक्सिस है। सिंपल कंसेप्ट ये याद रखना है। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं डोज को और इफेक्ट नहीं मिलेगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, टैकीफाइलैक्सिस कर दूंगा। एक इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, एफिड्रिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा शॉर्ट इंटरवल में प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू टैकीफाइलैक्सिस। आपको डेफिनेशन याद हो दोस्तों, ये हमारा क्या था, पोसोलॉजी था। पोसोलॉजी को ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे।